फॉरबिडन ट्रांजिशन, ये आप लोग याद रखें। हो सकता है कहीं पे एसएलओ बेस्ड एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए कि कौन सी ट्रांजिशन है जो नहीं पॉसिबल, जो इजीली नहीं हो सकती है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ लेक्चरर इमरान विद आई एम केमिस्ट। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक और स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ नोन एज विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। इससे पहले के जो 3 लेक्चर्स थे, पहले मैंने इंट्रोडक्शन बताई इसकी, एनालिटिकल केमिस्ट्री की। उसके बाद हम लोगों ने कुछ मेथड्स पढ़े कि हम कैसे जो है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला को फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने लेक्चर लिया स्पेक्ट्रोस्कोपी का, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में आपको मैंने बताया। उसके बाद हमने डिस्कस किया आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको हम यूवी विज स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। अब ये स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों है? स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें पता है कि इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैटर, ठीक है, या इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। और ये है क्या चीज़? दिस इज एक्चुअली एन आइडेंटिफिकेशन टेक्निक। ये हमारे पास क्या है? एक आइडेंटिफिकेशन टेक्निक है जिससे हम किसी भी मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसके अंदर हम लोग पढ़ते क्या हैं? इसके अंदर हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर एक्साइटेशन। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं? मॉलिक्यूलर एक्साइटेशन। हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पहले हमारे पास होते हैं लो एनर्जी लेवल पे, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं E1 के साथ। अब E1 पे उसका इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ठीक है, किसी भी एटम का। अब जब ये यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या होता है कि इसके अंदर ट्रांजिशंस आती हैं। ट्रांजिशन आने के बाद ये जाता है कि तरह हाई एनर्जी लेवल पे चला जाता है। ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से ये क्या होता है कि हाई एनर्जी लेवल पे चला जाता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं E2 के साथ। अब होता है क्या है कि यहाँ पे अब चूँकि अनस्टेबल होता है, तो कोई भी एटम या उसका इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इट विल फॉल बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन E1। अब ये जब इस एनर्जी लेवल तक आएगा तो उतनी ही एनर्जी क्या करेगा? एमिट करेगा। ठीक है, एनर्जी क्या करेगा? एमिट करेगा। अब ये जो एनर्जी एमिट कर रहा है, इस एमिशन को हम क्या कर लेते हैं? इसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसका ग्राफ बना लेते हैं। कुछ इस तरह का इसके ग्राफ बन जाते हैं, जो कि अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कि हम देखते हैं कितनी एब्जॉर्बेंस हुई है, कितनी इसके अंदर ट्रांसमिटेंस हुई है। अब इसको स्टडी करते हैं। मैं पढ़ाता आपकी बुक से हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड्स हैं कि सर हमें बुक से पढ़ाया करें, क्योंकि आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, बहुत अच्छे यूट्यूबर्स मौजूद हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, लेकिन वो करते क्या हैं कि आपको बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे पढ़ाते हैं। आप चूँकि सेकंड ईयर की स्टूडेंट हो, तो मैं आपको आपके लेवल पे आके आपकी ही बुक से पढ़ाऊँगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। In ultraviolet visible spectroscopy, the absorption of ultraviolet and visible radiation by molecule is associated with the excitation of loosely held electrons, such as unshared electron or electron in the pi bond, from a lower energy occupied molecular orbital to high energy unoccupied molecular orbital। इसमें होता यह है कि हमारे पास 2 टाइप के ऑर्बिटल होते हैं। एक हमारे पास होता है मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं MO से, और दिस इज़ नॉन एज ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, इसके अंदर होते क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। दूसरा हमारे पास होता है अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं MO स्टार के साथ। दिस इज नॉन एज अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। होता यह है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब वो जैसे आपको मैंने ऊपर बताया कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि यहाँ पे ये लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है, लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। और इलेक्ट्रॉन होते क्या हैं? जो वैलेंस का इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो मौजूद है। अब वो करते क्या हैं कि जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, जैसे आपको मैं ऊपर बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन में, जब कभी एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो ये करते क्या हैं कि ये अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तरफ चले जाते हैं एनर्जी एब्जॉर्ब करके, इसकी ट्रांजिशन हो जाती है। अब ये यहाँ पे अनस्टेबल होते हैं, वापस आएंगे तो एनर्जी क्या करेंगे? एमिट करेंगे। वही प्रिंसिपल है जो मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर एक्साइटेशन, या इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन। इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं ना, तो हमारे पास इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हम कर रहे हैं, तो कौन से इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास एक्साइटेशन शो करेंगे? हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेशन शो करेंगे जो कि अनशेयर्ड
पेयर्ड फॉर्म में मौजूद होते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है अमोनिया की, अमोनिया NH3 को हम कहते हैं, ठीक है, NH3 इज द फार्मूला फॉर अमोनिया। अब अमोनिया के अंदर क्या है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं अल्कीन्स की, अल्कीन के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा हमारे पास क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। तो इन्हीं की बात कर रहा है, सच इज अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर इलेक्ट्रॉन इन अ पाई बॉन्ड। अब इनके हम क्या कहते हैं कि ये लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो इनकी एक्साइटेशन होती है, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होती है, जो हमारे पास लोवेस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उससे ये ट्रांजिशन करके चले जाते हैं किधर, अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एमओ स्टार के साथ। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, दीज आर सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड्स एंड अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विच आर डिनोटेड बाय लेटर N फॉर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 3 टाइप के हैं, ठीक है। बॉन्ड हमारे पास 3 टाइप के हैं, उनके अंदर डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक आपके पास होगा सिग्मा इलेक्ट्रॉन, एक आपके पास होगा पाई इलेक्ट्रॉन, एक आपके पास होगा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब सिग्मा जैसे आपको पता है कि जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, सो द वेरी फर्स्ट बॉन्ड दैट इज फॉर्म बिटवीन 2 एटम इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड। जैसे हमारे पास है कार्बन एंड कार्बन, अब ये बॉन्ड बन गया है, दिस बॉन्ड इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ये जो आपके पास पहला बॉन्ड बनता है इसको हम क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड। जैसे फॉर एग्जांपल हम इथेन की एग्जांपल ले लेते हैं। नाउ दिस इज इथेन, C2 एंड H6, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज इथेन मॉलिक्यूल। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में जो शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, इसको आप क्या कहते हो कि दिस इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड। इसी तरह कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है, इसको भी आप क्या कहते हो, इसको आप कहते हो सिग्मा बॉन्ड। इसी तरह अगर हम बात करते हैं वाटर मॉलिक्यूल की, तो वाटर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कुछ इस तरह होती है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि इसमें हमारे पास ये जो बॉन्ड है, ये जो सिंगल बॉन्ड है, दिस इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ये आपके पास क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। अगर ये सिग्मा बॉन्ड है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको भी आप क्या कहते हो, दीज आर नोन एज सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह ये जो आपके पास 2 डॉट आपको नजर आ रहे हैं, क्लास 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा था कि दीज आर नोन एज अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इनको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n के साथ। तो ये स्मॉल n जो है ये इसकी बात कर रहा है कि इनके अंदर भी क्या हो सकती है, ट्रांजिशन हो सकती है। और उसके बाद रह गया पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे मौजूद होंगे, जहाँ पे आपके पास पाई बॉन्ड्स होंगे। जैसे आप नाइट्राइल्स पढ़ते हो, C ट्रिपल बॉन्ड N। अब इसमें से दरमियान वाले जो बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है, और ये जो बिलो है दिस इज पाई बॉन्ड, ये जो अबव है दिस इज आल्सो नोन एज पाई बॉन्ड। इसी तरह अगर आप बात करते हो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, O2 जो होता है, ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, एक डबल बॉन्ड होता है। अब इस डबल बॉन्ड में होता ये है कि एक इसके अंदर पाई बॉन्ड होगा, दूसरा सिग्मा बॉन्ड होगा। अब इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं, देखें, दिस इज नॉन एज सिग्मा बॉन्ड, यहाँ से जो है ये पाई बॉन्ड हो जाएगा, और ये जो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको आप क्या कहते हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये 3 टाइप्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी ये बात कर रहा है, और यही चीज़ आपकी बुक के अंदर इसने मेंशन की हुई है। So there are 3 kinds of electron, these are sigma bond and pi bonds, unshared electrons which are denoted by letter। अब यहाँ पे ये आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड है, ठीक है, जिसको आप कहते हो कार्बोनाइल कंपाउंड। जैसे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आपको मैंने पढ़ाए थे, ठीक है। आपके पास ये चीज़ है, अगर एक साइड पे H है कार्बन के, कार्बोनाइल, दिस इज नोन एज कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। एक साइड पे H है, दूसरी साइड पे R ग्रुप है, कार्बन एटम है, तो उनको आप एल्डिहाइड्स कहते हो। अगर दोनों साइड पे R आ जाएंगे तो फिर वो क्या होंगे, कीटोन्स होंगे। एनी हाउ इसमें होता ये है कि ये जो देखिए सिंगल बॉन्ड है ना, अगर ये सिंगल बॉन्ड है तो इसका मतलब है दिस इज सिग्मा बॉन्ड, अगर ये सिंगल बॉन्ड है तो इसका मतलब है दिस इज सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे एक बॉन्ड जो होगा वो पाई बॉन्ड होगा, एक आपके पास सिग्मा बॉन्ड होगा। इसी तरह ये जो 2 आपके पास यहाँ पे डॉट नजर आ रहे हैं, ये 2 यहाँ पे डॉट नजर आ रहे हैं, दीज आर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इनको आप N के साथ रिप्रेजेंट करते हो। तो मूव करते हैं आगे, उसमें क्या लिखा हुआ है, ऑन एब्जॉर्बिंग एनर्जी एनी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स कैन इंटर एक्साइटेड स्टेट। कहता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स आपके पास लो एनर्जी के ऊपर पड़े हुए हैं, ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर ये पड़े हुए हैं। जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो होता ये है कि ये इंटर हो जाते हैं किधर, अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे, जो कि प्रेजेंट होता है हाई एनर्जी पे, विच आर आइदर एंटी बॉन्डिंग आर पाई स्टार, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार या पाई स्टार। याद रखें कि जो आपके पास लो एनर्जी पे होते हैं उनको आप रिप्रेजेंट करते हो सिग्मा के साथ या फिर पाई के साथ। और अगर यही इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं
हाई एनर्जी पे तो उनको आप रिप्रेजेंट करते हो किस चीज़ के साथ, पाई स्टार एंड सिग्मा स्टार। बीच में क्या होते हैं, बीच में हमारे पास होते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जिसको आप एन के साथ रिप्रेजेंट करते हो। सो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पाई और सिग्मा, ये हमारे पास होते हैं किधर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल में, ठीक है। दिस इज नोन एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पाई स्टार और सिग्मा स्टार, दीज आर नोन एज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो किस चीज़ के साथ, स्टार के साथ। इसके बारे में आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल थ्योरी में जब आप फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में। और ये जो एन है ना, इसको आप क्या कहते हो, दिस इज नोन एज नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल, ठीक है। इसको आप क्या कहते हो, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल। यहाँ पे आप देख सकते हो पाई और सिग्मा, ये आपके पास क्या है, दीज आर नोन एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल। ये आपके पास पाई स्टार और सिग्मा स्टार एंड दीज आर नोन एज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल। और ये एन जो है, दिस इज नोन एज अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक लाइन है, लाइन का मतलब ये है कि ये जो सिग्मा है ये आपके पास होता है लोवेस्ट एनर्जी पे, और सिग्मा स्टार जो है वो होता है हाईएस्ट एनर्जी पे, ठीक है। क्योंकि एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम लोअर टू टॉप, नीचे से अगर आप ऊपर जा रहे हो तो फिर एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज हो रही होती है। ऑल मॉलिक्यूल्स हैव सिग्मा एंड सिग्मा स्टार ऑर्बिटॉल। याद रखें कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर बॉन्ड है ना, अगर कोवेलेंट बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर सिग्मा ऑर्बिटॉल भी मौजूद है और सिग्मा स्टार ऑर्बिटॉल भी मौजूद है। बट ओनली दोज विथ पाई ऑर्बिटॉल हैव पाई स्टार ऑर्बिटॉल। अब अगर आपके पास कोई ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो उनका पाई ऑर्बिटॉल होगा, अदरवाइज उसका पाई ऑर्बिटॉल नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम पढ़ते हैं मीथेन मॉलिक्यूल को। अब मीथेन मॉलिक्यूल में हम लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या है, सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। दिस इज सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद दिस वन इज सिग्मा बॉन्ड, दिस वन इज आल्सो सिग्मा बॉन्ड, दिस वन इज आल्सो अ सिग्मा बॉन्ड। अगर ये सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है तो पाई का तो इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो इसका मतलब इसके अंदर दो टाइप का ऑर्बिटॉल होगा, एक होगा आपके पास सिग्मा और एक आपके पास होगा सिग्मा स्टार ऑर्बिटॉल, ठीक है। इसके अंदर कोई पाई का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। इसी तरह अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सी ट्रिपल बॉन्ड एंड नाइट्राइल्स हैं। अब नाइट्राइल्स में क्या होता है कि देखें इसके अंदर यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल होगा और पाई स्टार भी मौजूद होगा। इसके अंदर सिग्मा भी होगा, सिग्मा स्टार भी मौजूद होगा, इसके अंदर एन भी मौजूद है, ठीक है। तो इसका मतलब है इसके अंदर तीनों टाइप के इलेक्ट्रॉन्स जो है मौजूद हैं। इसका मतलब ये सारी की सारी ट्रांजिशन शो कर सकता है। ट्रांजिशन का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन सिग्मा के अंदर पड़ा हुआ है तो वो जा सकता है किधर, सिग्मा स्टार के अंदर। अगर आपके पास वो पाई के अंदर पड़ा हुआ है तो वो पाई स्टार के अंदर जा सकता है। इस तरह एन जो है उसकी ट्रांजिशन हो सकती है पाई सिग्मा स्टार के अंदर, और वो पाई स्टार के अंदर भी उसकी ट्रांजिशन पॉसिबल है। ओनली एन पाई स्टार, पाई टू पाई स्टार, दिस इज नोन एज एन टू पाई स्टार और पाई टू पाई स्टार, एंड मोर रेयरली एन टू सिग्मा स्टार एक्साइटेशन अगर in near ultraviolet invisible region which are available region for ordinary spectrophotometer। अच्छा, अब याद रखें, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास जो रीजन्स हैं, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। रीजन हमारे पास जो है एक होता है नियर यूवी रीजन, ठीक है, नियर यूवी रीजन। इसकी जो रेंज होती है दैट इज फ्रॉम 200 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर। उसके बाद हमारे पास दूसरी होती है दैट इज नोन एज फार यूवी रीजन। अब फॉर यूवी रीजन जो है दैट इज बिलो 200 नैनोमीटर। जो ऑर्डिनरी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है उसकी ये प्रॉपर्टी नहीं होती कि वो इस फार यूवी रीजन को डिटेक्ट कर सके, ठीक है। इसको हम स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो जो हम स्टडी कर सकते हैं वो कौन सा होगा, अबव 200 नैनोमीटर। तो ये जो नियर यूवी रीजन है इसको हम स्टडी कर सकते हैं। और इसके साथ एक और रीजन भी है जो कि आपकी बुक के अंदर मेंशन है, वो हमारे पास है विजिबल रीजन। उसको हम देखते हैं कि वो रीजन कितना है। देखें,
एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट 200 to 400 नैनोमीटर एंड विजिबल 400 to 750 नैनोमीटर। तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर सकते हैं, विजिबल रीजन 400 to 750, यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं विजिबल रीजन। वो कितना होता है 400 to 700 या 750 तक होता है, 700 हम लिख लेते हैं। तो ये 3 टाइप की रीजन है, विजिबल, यूवी एंड फार यूवी रीजन। एक नियर यूवी रीजन है, दूसरा फार यूवी रीजन है। जो ऑर्डिनरी हम लोग ट्रांजिशन पढ़ते हैं वो कहता है कि कौन कौन सी ट्रांजिशन पॉसिबल है। तो याद रखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकता है। एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, ठीक है, ये पॉसिबल है। और बहुत रेयर केसेस में एन टू सिग्मा स्टार एक्साइटेशन जो है वो पॉसिबल है। इसके अलावा जो होती हैं वो कहाँ होती हैं, फार यूवी के अंदर होती है, जिसको ऑर्डिनरी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर डिटेक्ट नहीं कर सकता। उसको हम कहाँ पे कंडक्ट करते हैं, उसको हम कंडक्ट करते हैं वैक्यूम के अंदर, ठीक है। वो जो कंडीशंस होती हैं उनके लिए वैक्यूम हमारे पास रिक्वायर्ड होता है। वैक्यूम के अलावा वैक्यूम के बगैर हम स्टडी नहीं कर सकते। ये किसके लिए, फार यूवी रीजन के लिए। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, आपकी बुक में ये इस तरह लाइन लगी होगी, ठीक है, यहाँ पे मिस प्रिंटेड है। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन इज वेरी हाई एंड देयरफॉर अकर इट इन द वैक्यूम यूवी रीजन बिलो 200 नैनोमीटर विच इज़ नॉट यूजुअली एक्सेसिबल इन मोस्ट यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अब कहता है कि अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन आपने करवानी है, तो वो पॉसिबल नहीं होती है। उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, उसके लिए आपको जाना होता है वैक्यूम यूवी रीजन के अंदर। और ये जो ऑर्डिनरी हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ करते हैं वो इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। ऑर्डिनरी कौन कौन सा कर सकता है, विजिबल, और अगर आपके पास नियर यूवी रीजन है तो उसको डिटेक्ट कर सकता है। यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन जो है या डी एक्साइटेशन वो आप स्टडी कर सकते हो। अगर आपने स्टडी करना है बिलो 200 नैनोमीटर तो उसके लिए आपको वैक्यूम रीजन की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि ऑर्डिनरी यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से आप नहीं कर सकते। द रिलेटिव एनर्जी फॉर 3 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिशंस डिटैचेबल बाय यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी इन। अब ये आपके पास 3 टाइप की जो ट्रांजिशंस हैं। एक आपके पास है एन टू पाई स्टार, पाई टू पाई स्टार, एन टू सिग्मा स्टार। अब ये आपके पास क्या है, ये आपको एनर्जी के बारे में बता रहा है। एन टू पाई स्टार की अगर आपने ट्रांजिशन करानी है तो उसके लिए आपको लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, फिर पाई टू पाई स्टार के लिए थोड़ी सी ज़्यादा, और इसमें सबसे ज़्यादा फिर एन टू सिग्मा स्टार के लिए ट्रांजिशन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। मतलब अगर हम इनको लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एन टू पाई स्टार, फिर उसके बाद इसके लिए सबसे लोवेस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद कौन सा होता है, पाई टू पाई स्टार, इसके लिए थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन अगर हमने करवानी है तो उसके लिए क्या होती है, हाईएस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ये मैं बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इन 3 ट्रांजिशंस के लिए। इसमें हम लोगों ने सिग्मा टू सिग्मा स्टार इन्वॉल्व नहीं किया, उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो ये जो आपके पास ट्रांजिशंस हैं, एन टू पाई स्टार, पाई टू पाई स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, इनका मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे जो लोवेस्ट होती है एनर्जी वो एन टू पाई स्टार को रिक्वायर्ड होती है, सबसे हाईएस्ट एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के लिए पॉसिबल होती है। In fact, the absorption of UV visible radiation by molecule result in the electronic transition from highest occupied molecular orbital to lowest unoccupied molecular orbital। कहता है कि होता ये है कि जब हम पढ़ते हैं UV visible radiations, उसमें ये होता है कि इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशंस होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती हैं। अब एक्साइटेशन ट्रांजिशन वर्ड में बार बार यूज़ करूँ, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है इस जगह पे, ठीक है, दिस इज़ नोन एज हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल। इसको हम कहते हैं होमो और इसको हम कहते हैं लोमो। होमो से बनता है हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल, लोमो से बनता है लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है होमो के अंदर, आप उसको एनर्जी देते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोवाइड करते हो, वो एब्जॉर्ब करता है, ट्रांजिशन शो करता है, एक्साइटेशन शो करता है, वो मूव कर जाएगा किधर, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल में। अब जब यहीं से वापस आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा, और उस एनर्जी को हम क्या कर लेते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर रिकॉर्ड कर लेते हैं, और हमारे पास कुछ इस तरह के ग्राफ जो है फिर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, और उस
उस ग्राफ को फिर हम स्टडी करते हैं कि इससे हमारे पास रिजल्ट्स क्या आएंगे, कौन सा इसके अंदर ट्रांजिशन कौन सी पॉसिबल है, कौन सा बॉन्ड इसके अंदर मौजूद है। अब इससे होता यह है कि अगर हमारे पास कोई भी अननोन कंपाउंड है तो उसको हम उसका स्ट्रक्चर जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स याद रखें कि देयर आर 6 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन दैट आर पॉसिबल एंड दैट वी स्टडी इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसमें से जो फर्स्ट टाइप की ट्रांजिशन है दैट इज सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। सेकेंड टाइप की जो है दैट इज पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। और थर्ड टाइप के हमारे पास है एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। फोर्थ नंबर पे हम पढ़ते हैं एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। और फिफ्थ नंबर पे हम पढ़ते हैं सिग्मा टू पाई स्टार ट्रांजिशन। और सिक्स नंबर पे फिफ्थ पे हम पढ़ते हैं सिग्मा टू पाई स्टार ट्रांजिशन। और सिक्स नंबर पे हमारे पास होता है पाई टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। सो वी हैव 6 टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन। अगर हम पहले वाले ट्रांजिशन की बात करते हैं तो पहला ट्रांजिशन कौन सा है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। ठीक है, फर्स्ट वन इज सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। अब इसमें हमारे पास होता ये है कि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उसको आप एनर्जी देते हो, वो चला जाता है किधर, हाईएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर, लोमो के अंदर। ठीक है, दिस इज नोन एज होमो। और ये आपके पास क्या होता है, लोमो। यहाँ पे ये एक्साइटेशन इसकी हो जाती है। ठीक है, ये कि आपके पास कौन सा ऑर्बिटल है, सिग्मा, और ये आपके पास क्या है, सिग्मा स्टार ऑर्बिटल। और इसकी एग्जांपल क्या है, मीथेन। जैसे आपको मैंने पहले बताया, मीथेन के अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, इसके अंदर सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन ही पॉसिबल है। और अगर इसका हमारे पास ग्राफ आता है ना, ठीक है, तो आपके पास कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा और इसका जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा होता है ये हमारे पास तकरीबन आता है 125 नैनोमीटर। ठीक है, सो स्टूडेंट्स याद रखें कि जब हमारे पास इसका ग्राफ बनता है वो कुछ यूँ बनता है। ठीक है, ये अब इसके अंदर ये जो पॉइंट्स हैं, मैं डिफरेंट कलर से प्रेजेंट कर लेता हूँ। ये हो गया, ये हो गया, ये, इसको हम कहते हैं लैम्डा मैक्स। इसको क्या बोलते हैं, लैम्डा मैक्स। ये वो पॉइंट है जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है उसको हम क्या कहते हैं, लैम्डा मैक्स। इसके जो एक्सेस है यहाँ पे हम लेते हैं वेवलेंथ और यहाँ पे हम लेते हैं एब्जॉर्बेंस, या समटाइम्स हम यहाँ पे ट्रांसमिटेंस भी लेते हैं। ठीक, कितनी एनर्जी, कितनी लाइट यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई है, कितनी ट्रांसमिट हो गई है। तो ये आपके पास होगी फर्स्ट ट्रांजिशन। उसके बाद अगर हम सेकंड ट्रांजिशन की बात करते हैं, सो दैट इज़ नोन एज पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। और ये आपको मैंने बताया था कि उन मॉलिक्यूल के अंदर होगी जिनके अंदर हमारे पास होगा पाई बॉन्ड। जैसे हम पढ़ते हैं अल्कीन्स, जैसे हम पढ़ते हैं अल्काइंस। ठीक है, जैसे नाइट्राइल्स हो गए, जैसे कार्बोनाइल कंपाउंड हो गए हैं। तो इन सब के अंदर क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होता है। उसके अलावा जो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जितनी भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनके अंदर भी होती क्या है, ट्रांजिशन कौन सी, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। ये जो यहाँ पे लिखी हुई है। अल्कीन्स में क्या होता है कि वी हैव अ डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम, हेंस वी हैव अ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ अल्कीन्स। अल्काइंस में क्या होता है, वी हैव अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम, then again it also have pi electrons. नाइट्राइल्स में we have a triple bond between carbon and nitrogen. यहाँ पे भी क्या होता है कि पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन पॉसिबल है। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है ये भी पॉसिबल है, तो n से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन भी पॉसिबल होती है, n टू पाई स्टार भी पॉसिबल होती है। कार्बोनाइल कंपाउंड जैसे बुक में ही आपको दिया था कि जहाँ पे ये चीज़ मौजूद है, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, यहाँ पे भी क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर, एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं दैट कंटेन बेंजीन रिंग। ठीक है, ये जो बेंजीन रिंग है इसमें भी क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अल्टरनेट डबल एंड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होते हैं ना बेंजीन रिंग के अंदर, तो इसके अंदर भी क्या है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन पॉसिबल है। उसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप की ट्रांजिशन आती है एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। अब एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन उन मॉलिक्यूल के अंदर पॉसिबल होती है जिनके अंदर हमारे पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है, ठीक है,
नाइट्रोजन एटम है, उसके बाद सल्फर एटम है, और उसके बाद जितने भी हेलोजेंस हैं, ठीक है, ग्रुप 7th ए के जो मेंबर्स हैं, जैसे हमारे पास आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इनके अंदर हमारे पास क्या होती है कि N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन जो है वो पॉसिबल है। उसके बाद N2 पाई स्टार ट्रांजिशन है, ठीक है, N2 पाई स्टार ट्रांजिशन नंबर 4 पे हमारे पास मौजूद है। ये उन कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर होती है, बल्कि उन कंपाउंड के अंदर होती है जिनके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद हो, जिनके अंदर हेट्रो एटम मौजूद है। हेट्रो एटम कौन से होते हैं? जैसे हमारे पास है C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो कार्बन भी मौजूद है और ऑक्सीजन भी मौजूद है, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं कौन से कंपाउंड्स हैं। दीज आर नॉन एज हेट्रो एटम्स। हेट्रो का मतलब क्या होता है? हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। डिफरेंट कैसे? एक कार्बन है, दूसरा कौन सा है? ऑक्सीजन इसके अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। सो दीज टू आर डिफरेंट एटम्स, और इनके अंदर जो ट्रांजिशन पॉसिबल होती है वो होती है N2 पाई स्टार। वो कैसे है कि यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, सो इट आल्सो हैव द एबिलिटी टू शो N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। इसी तरह N डबल बॉन्ड O है, ये भी आपके पास क्या है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग एटम्स हैं, ठीक है। इन पे भी क्या होता है कि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, दे आल्सो हैव द एबिलिटी टू शो N2 पाई स्टार ट्रांजिशंस। उसके बाद 5th और 6th आ जाती है सिग्मा टू पाई स्टार और पाई टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। दीज आर नॉन एज फॉरबिडन ट्रांजिशन, FORBIDDEN। दीज आर नॉन एज फॉरबिडन ट्रांजिशन। ये आप लोग याद रखें, हो सकता है कहीं पे SLO बेस्ड एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए कि कौन सी ट्रांजिशन है जो नहीं पॉसिबल, जो इजीली नहीं हो सकती है, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं? दीज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आर फॉरबिडन ट्रांजिशन एंड ओनली थ्योरेटिकल पॉसिबल, ठीक है। हम थ्योरी के हिसाब से जब पढ़ते हैं तब तो पॉसिबल है, लेकिन अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। सो याद रखें कि N2 पाई स्टार और पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन शो एब्जॉर्प्शन इन रीजन अबाउट 200 नैनोमीटर विच इज एक्सेसिबल टू UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है। तो ये तो थी आपके पास UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, फिर आपको मैंने ट्रांजिशन डिटेल के साथ पढ़ाई। स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। स्टे कनेक्टेड, और नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर हम बात करेंगे NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की।